दोस्तों पूरे YouTube पर सबसे दमदार सरदार कंटेंट देने का जो छाती ठोक के हम दावा करते हैं भाई साहब, उसी क्रम में आज की ये बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स की ये क्लास आपकी परसेंटेज में चार चांद लगा देगी भैया, परसेंटेज को चमकाने का काम कर देगी मेरे भाई। भाई साहब मात्र एक वीडियो में संपूर्ण सब्जेक्ट को हम कंप्लीट कर देंगे। ये अपने आप में एक कंप्लीट क्लास रहेगी। इस वीडियो को देखने के बाद ना आपको कहीं मॉडल सीरीज से पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी भाई साहब, ना कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी। अपने भाई के विश्वास पर इस क्लास को अगर आप कंप्लीट वॉच करते हैं तो विश्वास रखना भाई, एग्जाम को आप फोड़ के चले जाएंगे। रामबाण वीडियो रहेगी। जिनने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा था वो जो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे कि सर अब क्या करें, भाई साहब समझ लो ईश्वर ने आपकी सुन ली और महादेव ने इस क्लास को आप तक भेज दिया। भैया एक बार देखो और पेपर फाड़ के चले जाओ। महामैराथन वन शॉट वाली ये क्लास भाई साहब आपकी परसेंटेज को चमकाने के लिए आप तक आई है। भाई साहब इस क्लास को हमने एमसीक्यू और लिखित दोनों एग्जाम की बेहतरीन तैयारी के लिए भाई साहब डिजाइन किया है। चलेंगे क्लास को अब स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये जो वीडियो है इंपोर्टेंट रोल प्ले करेगी। एक बात और आपको बताना चाहेंगे कि जिस विश्वास के साथ आप अपनी ये क्लास देखेंगे भैया, हम दावा करते हैं कि आपके विश्वास पे खड़े उतरेंगे। भाई साहब डिगने नहीं देंगे आपके विश्वास को। आप ये नहीं कहेंगे कि आपने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। चलेंगे क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी बताना क्या सच में पूरे यूट्यूब पर सबसे दमदार क्लास है या नहीं है। पहला क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पर रहेगा। बिजनेस इकोनॉमिक्स यानी व्यवसायिक अर्थशास्त्र के बारे में आपसे पूछा गया है। भाई साहब हिंदी वाले बच्चे भी बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, एक एक बात आपके माइंड में फिट होगी। सुनिएगा, पहले हम आपको 2 से 3 पॉइंट के साथ देसी अंदाज में बिजनेस इकोनॉमिक्स को अपने तरीके से आपके माइंड में फिट करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आपको किताबी ज्ञान देंगे। सुनिएगा, देखिए भाई साहब एक कला होती है, क्या होती है, एक कला है बिजनेस इकोनॉमिक्स जो हमें यह बताती है कि भाई साहब कब, कैसे और किस दाम पर प्रॉफिट हमें बनाना है। भाई साहब दुनिया का कोई भी बिजनेस क्यों ना हो, उसका सीधा सीधा उद्देश्य होता है, सीधा सीधा एम होता है भाई साहब पैसा बनाना, है ना। तो भाई साहब पैसा ज्यादा बनाओ, प्रॉफिट ज्यादा बने और नुकसान कम से कम हो। उम्मीद ऐसी हो कि नुकसान हो ही ना, है ना। और मुनाफा भैया बम्फर आए, तगड़ा मुनाफा आए। भाई साहब इसमें जो पूरा खेल होता है वो मांग और आपूर्ति का खेल है। किसका खेल है? मांग और आपूर्ति का। अब आप कहेंगे मांग आपूर्ति, भाई साहब डिमांड और सप्लाई की मैं बात कर रहा हूं। डिमांड, सप्लाई और लागत। एक चीज और ध्यान रखना, लागत, इन तीनों का जो खेल है वो पूरा बिजनेस इकोनॉमिक्स में है। अब यहाँ पे जो बात है वो 2 से 3 लाइन के साथ हम पूरा कंप्लीट कर रहे हैं ताकि यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बचना नहीं चाहिए। भाई साहब हर टॉपिक को तोड़ेंगे, चाहे एग्जाम आपका एमसीक्यू हो चाहे एग्जाम आपका लिखित हो, बस फोकस बनाइएगा। देखिए बिजनेस इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स जो रूल होते हैं उनका यूज करके मेरे भाई बिजनेस डिसीजन लिए जाते हैं। और भाई साहब मेन इनका जो एम होता है, मैंने अभी आपको बताया था, मेन इनका यो एम होता है प्रॉफिट बढ़ाना, है ना, पैसे कमाना, लॉस को कम करना इनका मेन उद्देश्य होता है, मेन एम होता है। बहुत बढ़िया। अब जरा 3 से 4 पॉइंट के साथ हम इस चीज को पूरा क्लियर करेंगे, फैक्ट हम यहां पे जानेंगे। सुनिएगा, देखिए डिसीजन टूल की अगर हम बात करें तो भाई साहब सही प्राइस और कॉस्ट तय करने में हमें डिसीजन टूल मदद करते हैं। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स और रियल लाइफ में मेरे भाई बिजनेस में इसका यूज होता है। प्रॉफिट पर इनका पूरा फोकस होता है। इनका पूरा फोकस ये होता है कि भैया प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा भैया मोटा मुनाफा कमाया जा सके, है ना। बहुत बढ़िया। अच्छा प्रॉब्लम सॉल्विंग की अगर हम बात कर ले, प्रॉब्लम सॉल्विंग की अगर हम बात करें तो भाई साहब बिजनेस इश्यूज जो होते हैं, बहुत तरीके के बिजनेस इश्यूज होते हैं, उनको सॉल्व करने में भाई साहब जो बिजनेस रूल्स हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, वो काफी मदद करती है। चलिए अब एग्जाम्पल के साथ इस चीज को कंप्लीट हम तोड़ते हैं। देखिए एक कपड़े की दुकान वाला देखता है मेरे भाई कि गर्मियों में कॉटन वाले कपड़े ज्यादा बिक रहे हैं। अब वो क्या करेगा, वो भैया समर स्टॉक ज्यादा मांगता है ना, समर स्टॉक ज्यादा मांगता है और विंटर को कम कर देता है। इससे क्या होगी, इससे भैया सेल बढ़ेगी और मुनाफा जो है ज्यादा होगा, नुकसान मेरे भाई कम होगा। समझे कि नहीं समझे? मतलब सीधा सीधा ये है कि डिमांड का पूरा खेल है। डिमांड जो समझ गया भैया वही असली विनर बनेगा मेरे भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अब जो डिमांड की हम बात कर रहे थे तो एक बार लॉ ऑफ डिमांड को भी लगे हाथ हम कंप्लीट कर लेते हैं। सुनिएगा, देखिए लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, मांग का नियम क्या होता है, पहले तो देसी अंदाज में समझो। देखिए एकदम सीधा और देसी इसका फंडा होता है कि भाई साहब चीजें अगर सस्ती हो गई, सुनना बात, चीजें अगर सस्ती हो गई तो भैया भीड़ ज्यादा लग जाएगी, है ना। और अगर चीजें कैसी हो गई, आपने कहा चीजें महंगी हो गई तो फिर भीड़ कम हो जाएगी। देसी फंडा मैंने आपको बता दिया, है ना। अब आप कह रहे होंगे सर देसी फंडा क्या है ये?
है ना। अब सुन लो, देखो भैया, रेट अगर किसी चीज का गिर गया, सुन लो बात, रेट अगर किसी चीज का गिर गया तो भाई साहब डिमांड बढ़ जाएगी उसकी। अब आप कहेंगे कैसे, आप कह सकते हो भैया अगर 5 रुपए किलो टमाटर मिल रहे हैं, सुनना बात, 5 रुपए किलो अगर टमाटर मिल रहे हैं तो आप जब घर जाओगे ना, आप दुकान पर आप गए कि भैया आपको टमाटर चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप हो सकता है 3-4 किलो लेकर के चले जाए। तो ये डिमांड कब बढ़ी, आपने देखा यार ना के बराबर पैसों में टमाटर मिल रहे हैं तब आपकी डिमांड बढ़ गई। लेकिन यही अगर रेट क्या होता, रेट अगर मेरे भाई बढ़ जाता तब क्या होगा भैया, डिमांड घट जाती। अब आप कहेंगे ये और समझा दो, देखिएगा रेट बढ़ने का मतलब है अगर टमाटर का वही प्राइस 250 रुपए किलो हो जाए तब फिर आप हो सकता है कि पाव भर में काम चला लो, 250 ग्राम में काम आप चलाएंगे। समझ गए कि नहीं समझे, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अब जरा यहां हम कंप्लीट करते हैं बहुत तगड़े तरीके से, है ना। एक और बात हम आपको बताते हैं, देखिए मूल और जो डिमांड होती है, मतलब मूल मतलब प्राइस जो होता है, डिमांड जो मांग होती है, उसमें 36 का आंकड़ा होता है। सुनना बात मेरी, 36 का आंकड़ा का मतलब क्या है, जो आपका प्राइस है और जो आपकी डिमांड है भाई साहब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इस चीज को ध्यान रखना, पहली चीज हो गई कंप्लीट, है ना। जब चीजें महंगी होती है मेरे भाई तो जेब पर डाका पड़ता है, इसलिए लोग क्या करते हैं, कम चीजें खरीदते हैं। ध्यान रखना इस चीज को। अब सुन लो, लॉ ऑफ डिमांड के अनुसार मेरे भाई प्राइस बढ़ने पर डिमांड घट जाती है और प्राइस घटने पर आपने कहा डिमांड बढ़ जाती है। यही जो है इनवर्स रिलेशन को दर्शाता है। मैंने अभी बताया आपको कि भाई साहब जो मूल और प्राइस है, मतलब जो प्राइस और डिमांड है, मूल और मांग है, उनमें 36 का आंकड़ा है, उलटे होते हैं एक दूसरे के, इनवर्स रिलेशन उनका होता है जब बाकी सभी चीजें जो हैं वो समान रहती हैं। समझ गए कि नहीं समझे, बताओ। अब यहां पॉइंट के साथ हम चीजें कवर करते हैं। देखिए प्राइस और डिमांड की अगर हम बात कर लेते हैं मेरे भाई, तो अगर प्राइस बढ़ जाता है ना, प्राइस बढ़ जाता है और तो क्या होती है, डिमांड घट जाती है। मतलब चीजें महंगी होने पर लोग कम खरीदेंगे कि नहीं, बताओ। अगर 250 रुपए किलो टमाटर मिलने लगे तो आप क्या 4-5 किलो खरीद लोगे, है ना। अब अगर आपके पास अनाप शनाप बहुत ज्यादा पैसा है तो हो सकता है आप 1000 रुपए किलो में भी खरीद लो, फिर आपके लिए 1000 क्या ही है। समझ गए कि नहीं समझे, बहुत बढ़िया। चलेंगे अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखो कि अगर प्राइस कम हो गई तो फिर डिमांड बढ़ जाएगी, है ना, तब फिर डिमांड बढ़ जाएगी। अच्छा एक और बात हम आपको बताएं, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया अनाप शनाप, तब हो सकता है कि आपकी जो डिमांड है वो लग्जरी चीज़ों की ज़्यादा बढ़ जाए। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो मिडिल क्लास है, मैं कहूँ गरीब अगर कोई व्यक्ति है, तब फिर बताओ वो लग्जरी चीज़ों के सपने देखेगा, नहीं देखेगा ना। तो ये चीज़ें होती हैं। देखिएगा प्राइस अगर कम हो गया तो फिर डिमांड बढ़ जाएगी, सस्ता होने पर लोग ज़्यादा खरीद लेंगे। मैंने बताया था अभी आपको 5 रुपए किलो अगर टमाटर हो गए तो बताओ फिर क्या होगा, है ना। फिर हो सकता है कि आप 3-4 किलो खरीद लो, सब्जी में भी गिर जाएं, सलाद में भी बन जाएं, बहुत सारी चीज़ें हो जाएं उनका, फिर तो आपको यूज़ समझ में आ जाएगा। बहुत बढ़िया। इनवर्स इनका रिलेशन होता है, अपोजिट होते हैं। कौन कौन भैया, है ना, मांग और मूल्य, मांग और प्राइस, मतलब प्राइस और जो डिमांड है वो अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। 36 का आंकड़ा मैंने अभी आपको बताया था, उल्टे होते हैं, क्योंकि एक बढ़ता है दूसरा घटता है ना, दूसरा बढ़ता है भाई साहब पहला घटता है। तो ये चीजें होती हैं। अदर जो फैक्टर्स होते हैं वो बाकी सेम रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए एग्जांपल के साथ इस चीज को कंप्लीट कर लेते हैं। भाई साहब जब दावा किया जाता है ना पूरे यूट्यूब पर सबसे दमदार कंटेंट देने का, एक एक बात आपके माइंड में फिट करने से हम पीछे नहीं हट सकते, है ना। और कंटेंट में तो कमी भाई साहब रह ही नहीं सकती, ना मिल सकती आपको। सुनिएगा, जब पेट्रोल 100 रुपए से 110 रुपए हो जाए तो बताओ क्या होगा, लोग अननेसेसरी बाइक राइड जो है वो कम कर देंगे कि नहीं कर देंगे, बताओ। कार पूलिंग, है ना, बस यूज करेंगे, बहुत सारी जो चीजें हैं उसका यूज कर लेंगे। लेकिन भैया पेट्रोल बढ़ गया है तो पेट्रोल वाली चीजें यूज नहीं होंगी, चाहे फिर डीजल वाली हो जाए। समझ गए कि नहीं। और अगर दोनों के बढ़ गए तो फिर क्या होगा, आदमी साइकिल पर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। तो सीधा सीधा देखें तो भैया डिमांड पर असर होता है, भैया जेब पर असर होता है। सबसे बड़ी चीज ये होती है। एक बार कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिख देना। बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की, लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी, है ना। हम भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि ये जो मेरी वीडियो है केवल शिव भक्तों तक जाए, तो एक बार कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना बेहद जरूरी है। चलेंगे भैया, बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की, लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी क्या है, यानी कि सीमांत उपयोगिता घटने के नियम को आपको बताना है। सुनिएगा, देखिए भाई देसी अंदाज में पहले हम इसको समझते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे। देखिए भैया इसका मतलब होता है कि जितना किसी चीज का आप उपयोग कर लेंगे, है ना, सीमांत उपयोगिता क्या होती है, जितना आप किसी चीज का उपयोग कर लेंगे मेरे भाई, उतना उस चीज से मिलने वाली जो खुशी है, मजा है, वो कम हो जाएगा।
अब आप कहेंगे सर कैसे? भैया देखो, आपको एक समोसा मिला है ना, आपने एक समोसा खाया, बहुत अच्छा लगा है ना, भूख आपको लगी थी, एक समोसा मिल गया, बहुत बढ़िया है ना, थोड़ी भूख मिट गई। अच्छा, दूसरा समोसा मिला है ना, अगर आपकी भूख जो है वो 4-5 समोसा तक की है तो आपको 4-5 जब तक मिलेंगे आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा। पहले पे बहुत अच्छा, दूसरे पे भी अच्छा, और तीसरे पे फिर थोड़ा कम अच्छा। इस तरह से 4-5 आप जब खा लेंगे तो कम अच्छा लगना स्टार्ट हो जाएगा। फिर जब आपको 8 या फिर 9 समोसे दे दिए जाए, बताओ फिर क्या होगा? अब आप कहेंगे अरे सर ज़्यादा हो गए, है ना, ज़्यादा हो गए। तो फिर आप कहेंगे भैया ये तो जान पे बात आ गई, है ना। लोग कहेंगे अरे भैया खाना ही अब तो तुम्हें 10-12 समोसा खाने, 15 खाने, तो क्या होगा? तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसमें सीधा सीधा इसका मतलब ये है, हम आपको ये समझा रहे थे कि मेरे भाई कि जितना किसी चीज़ का आप उपयोग करेंगे उतना उस चीज़ से मिलने वाली जो खुशी है वो कम होती जाती है। समझ गए कि नहीं समझे? है ना, बिल्कुल देसी वाली अंदाज में बात थी अपनी। अब सुन लो, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु की हर अतिरिक्त यूनिट से जो मिलने वाली संतुष्टि है वो कम होती जाती है। शुरुआत में क्या होता है मेरे भाई, सेटिस्फेक्शन ज्यादा होता है, लेकिन धीरे धीरे मेरे भाई घटता जाता है। वो कहते हैं ना, देसी कहावत है कि अति हर चीज की बुरी होती है मेरे भाई, है ना, लिमिट में सब चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। अब सुनो, यहाँ पॉइंट से हम चीजें कवर करते हैं, जो पॉइंट नहीं है मेरे भाई, ये फैक्ट्स हैं। क्या है? फैक्ट हैं, जिनको आपको अपने माइंड में एकदम बिठाना है। सुन लो भाई साहब, पहला फैक्ट रहेगा कि फर्स्ट यूनिट हाई, मतलब पहली बार ज्यादा खुशी मिलती है किसी भी चीज से। बताओ, आप शादी कर लो, है ना, शादी कर लो, आपको शादी करके खुशी मिल जाएगी। फिर धीरे धीरे क्या होगा बताओ? धीरे धीरे आप कहेंगे अरे भैया जान पे नौबत आ गई। ये सब बातें हंसी मजाक की हैं, बुरा मत मानियो, ठीक है। चलेंगे, बात करेंगे दूसरे पॉइंट की, एमयू डिक्रीज, मतलब जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हर बार सेटिस्फैक्शन जो है वो क्या होगा भैया? घटता रहेगा, है ना। वर्डम जो है ज्यादा लेने पर मन भरता है। अच्छा, नेक्स्ट बिहेवियर, भैया बाइंग हैबिट समझता है। कौन समझता है? अपना जो व्यवहार है, वो चीज की हम बात कर रहे थे। जैसे भैया एग्जाम हुआ, है ना, एग्जाम हो गया, चलेंगे। अब एग्जाम होने के बाद आपको क्या मिला? आपने कहा भैया चलो पिज्जा खाते हैं आराम से। तो पहला जो स्लाइस लिया आपने कहा मजा आ गया। 5वां स्लाइस आपको मिला, आप बोल रहे अब मन नहीं है खाने का, है ना। धीरे धीरे आपको 6वां 7वां और स्लाइस दिया जाएगा, आप कहेंगे अरे भैया क्यों दे रहे जो हमें खाना ही नहीं है ना। लेकिन आप बताओ, 6वां और जो 7वीं जो स्लाइस आपको मिल रही उसमें आपको अच्छा ही नहीं लग रहा बिल्कुल। और आप सोचो जब आपको पहली स्लाइस मिली थी तो आप कह रहे थे अरे मजेदार ही है, तो है ना। तो यही डिमिनिशिंग यूटिलिटी है। समझ गए कि नहीं समझे? उम्मीद करेंगे कि एक एक बात हम आपके माइंड में फिट करने में मेरे भाई सक्षम है, और बहुत तगड़े तरीके से हम आपको समझाते हैं, एक एक बात समझा देते हैं भैया। अच्छा, जरूरत तक जो वैल्यू है भाई साहब वो तो ठीक है, लेकिन ज्यादा में क्या होता है? बोझ बन जाता है। बन जाता है कि नहीं बन जाता बताओ, है ना। अभी तक वीडियो को लाइक करने के लिए हमने नहीं कहा है, ईमानदारी से भाई साहब, अगर एक एक बात आपके माइंड में फिट हो रही हो तो भाई साहब वीडियो को लाइक कर दो यार, है ना। बहुत मेहनत लगती है चीज़ों को बनाने में। और एक और बात हम आपको बताना चाहेंगे, इससे पहले की क्लासेस में बिजनेस मैनेजमेंट को हम पूरा कंप्लीट पढ़ा चुके हैं। पढ़ा चुके कि नहीं पढ़ा चुके? एमसीक्यू पढ़ा चुके, लिखित पढ़ा चुके, सब अलग अलग क्लासेस हमने बनाई थी, ठीक है। और एक और बात बताएं भैया, बिजनेस मैनेजमेंट की हम मैराथन क्लास भी कंप्लीट करा चुके इसी फॉर्मेट में, ठीक है। अब एमसीक्यू वाले बच्चों के लिए भैया हम सोच रहे, बहुत लोगों ने हमसे कहा, मतलब कमेंट आया आप सबके बहुत ज़्यादा कि इनकी एक अलग क्लास बना दो। भैया अलग भी बना देंगे, परेशान मत हो, लेकिन ये जो हमने क्लास बनाई है रामबाण वाली क्लास है। तो बिजनेस मैनेजमेंट की क्लास आपको देखनी है, बिल्कुल मैराथन, है ना। इसकी 4 यूनिट अगर आप पढ़ना चाहें तो भाई साहब फिर तो कहना ही क्या है ना, कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। और बहुत ज़्यादा अपनी लंबी वैसे भी क्लास नहीं होती है, एक क्लास में 1 यूनिट को हम कंप्लीट करते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट हम कंप्लीट करा चुके, है ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंप्लीट करा चुके, और आज इस क्लास में आपकी बिजनेस इकोनॉमिक्स हम कंप्लीट करा देने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स, फिर इसके बाद आपका को सर्कुलर, और बाकी जितने भी आपके माइनर सब्जेक्ट होंगे, है ना, चाहे आपका अप्लाइड एथिक्स हो या हॉस्पिटल मैनेजमेंट हो, जितने भी आपके ये सब्जेक्ट होंगे सब कुछ कंप्लीट करेंगे भैया, छोड़ेंगे कुछ नहीं। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं मेरे भाई तो क्या होगा, है ना, अब हम आपके हर सेमेस्टर में काम आएंगे। एक भी सेमेस्टर ऐसा नहीं होगा जिस सेमेस्टर में हम तहलका ना मचा दें, तोड़ के ना रख दें चीज़ों को। अब बात कर लेते हैं चौथे क्वेश्चन की, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में आपसे पूछा गया है, यानी कि मांग की लोच क्या होती है। बहुत तगड़े अंदाज में हम चीज़ों को समझेंगे, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम एक एक चीज़ इसकी तोड़ के रख देंगे, बस सुनिएगा। सबसे पहले तो हम आपको बता रहे हैं देसी अंदाज में, ठीक है, उसके बाद हम आपको चीज़ें बताएंगे विदेशी अंदाज में। सुन लो पहले, देखिएगा, मांग की जो लोच का नियम है मेरे भाई, उसमें यह है कि जब किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है, सुनना बात पूरी अच्छे से, जब किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है या फिर किसी चीज़ की कीमत घटती है, कम होती है, तब भैया जो दाम बढ़ने पर या दाम घटने पर मेरे भाई जनता का रिएक्शन क्या होता है ना। चीज़ों को वो खरीदती है, कम खरीदती है, बिल्कुल नहीं खरीदती है, उसके लिए जो है मांग की लोच का नियम जो है वो निर्धारित किया गया है। अब आप कहेंगे सर ये क्या बता दी,
है ना भाई साहब। 3 प्रकार की जो चीज़ें हैं वो होती हैं, कौन कौन सी? एक तो होती है हाई इलास्टिसिटी, दूसरी होती है लो इलास्टिसिटी और तीसरी होती है इनइलास्टिसिटी, है ना। अभी हम सब समझ रहे हैं, पहले यहाँ पे आप विदेशी भाषा में समझ लो। देखिएगा, इलास्टिसिटी हमें बताती है कि प्राइस चेंज होने पर डिमांड कितना बदलती है, यही तो बताती है हमें, है ना। यही तो हमें लोच बताती है मांग की कि भैया प्राइस चेंज होने पर मतलब मूल्य बढ़ जाए या घट जाए तब फिर डिमांड में क्या अंतर आएगा, लोग कम खरीदेंगे, है ना, या फिर ज्यादा खरीदेंगे या बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। तो उसके बारे में जो हमें पता चलता है वो मांग की लोच के नियम से पता चल जाता है। यह बिजनेस को कस्टमर रिएक्शन समझने में मदद करती है। समझ गया कि नहीं समझे बात, है ना। ध्यान रखना भैया, एक एक पॉइंट माइंड में फिट करते जाना जो मैं बोलता जा रहा हूं कि यह बिजनेस को क्या करता है भैया, कस्टमर के रिएक्शन को समझने में मदद करता है। चलेंगे, बहुत बढ़िया। अब यहां पे समझ लेते हैं जरा पॉइंट के साथ। देखिए, इलास्टिक की अगर हम बात करें तो डिमांड जल्दी बदलती है, इनइलास्टिक में डिमांड कम बदलती है ना। इनइलास्टिक में क्या होता है, डिमांड कम बदलती है। अब आप कह रहे होंगे सर इलास्टिक इनइलास्टिक, इसको समझा दो। सुन लो भैया, इलास्टिक का मतलब होता है लोचदार। लोचदार मतलब दाम बढ़े तो लेने वालों ने हाथ खींच लिए, वो कह रहे अब हम नहीं खरीदेंगे, है ना। इलास्टिक मतलब डिमांड इसलिए बदल गई लोचदार चीजों की क्योंकि दाम बढ़ गए, दाम बढ़ गए तो लेने वाले जो व्यक्ति थे उन्होंने कहा भैया हम नहीं ले रहे अब, है ना, तुमने अपने हाथ खींच लिए। तो ये चीज। अच्छा, इनइलास्टिक में क्या है, इनइलास्टिक में होता है कि दाम चाहे जितना बढ़ जाए, है ना, डिमांड इसमें कम बदलती है। दाम चाहे जितना बढ़ जाए, प्राइस चाहे इतना बढ़ जाए, लेकिन चीजों को लेना ही पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर ऐसी कौन सी चीज है जो लेनी ही पड़ेंगी? भैया नमक है। आप बताओ, आप बताओ, अगर नमक जो है 50 रुपए किलो हो जाए या फिर 200 रुपए किलो भी हो जाए तब आप नमक नहीं खाएंगे क्या, है ना। अब नमक तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो ये चीजें हैं, है ना। नमक के साथ साथ और क्या है भैया, दवाई है। दवाइयों की कीमत चाहे इतनी बढ़ जाए, अगर रोगी व्यक्ति है तो फिर वो किसी भी दाम पर क्यों ना मिले उसको खरीदना पड़ेगा। लग्जरी चीज़ों की बात करें भैया, ये ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, है ना। प्राइस लग्जरी चीज़ों का अगर खूब बढ़ जाए और अगर अपने पास खूब ज़्यादा पैसा आ रहा है तब फिर क्या होगा, तब फिर भैया डिमांड बढ़ जाएगी। यहाँ पर फिर बातें चीज़ें उल्टी हो जाएंगी, है ना, डिमांड बढ़ जाएगी फिर। और नेसेसिटी मतलब जो जरूरत वाली चीज़ें हैं वो कम सेंसिटिव होती हैं। समझ गए कि नहीं समझे? बताओ समझे या नहीं समझे, या और समझाएं? चलेंगे, अब बात कर रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ हम इस चीज़ को जरा कंप्लीट कर लेते हैं। सुनिएगा, देखिए आईफोन अगर महंगा हो गया तो फिर लोग क्या करेंगे, लोग खरीद रोक देते हैं। वो कहेंगे भैया अब हमें नहीं चाहिए, है ना। अगर 10% भी आईफोन के दाम बढ़ गए तो हो सकता है 50% ग्राहक बोले भैया अब हमें नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। नमक महंगा हो गया, लोग फिर भी खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे? ये बात है इनइलास्टिक की या अलोचदार चीज़ों की। दाम चाहे जितना बढ़ जाए, जरूरत है तो फिर लेना ही पड़ेगा चीज़ों को। मतलब जरूरत है और शौक, जरूरत और शौक इन दोनों में फर्क होता है। शौक से फिर आदमी कुछ भी खरीद ले, शौक के फिर दाम नहीं देखे जाते। बताओ देखे जाते? बात कर रहे हैं 5 नंबर क्वेश्चन की, मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि लोच के मापन की बात यहाँ पे पूछी गई। अब सुन लो भैया, पहले तो बता रहे हम आपको देसी अंदाज में, फिर बाद में बताएंगे विदेशी अंदाज में। देसी अंदाज में अपनी क्या बात है उसको सुन लीजिएगा। देखिए मेरे भाई साहब, जो लोच का मापन है यह जानने का तरीका होता है केवल कि दाम बढ़ने पर या घटने पर, है ना, लोग सामान ज्यादा खरीद रहे या फिर लोग कम खरीद रहे हैं, बस इतनी सी बात है। अब आप कहेंगे भैया कि जब इतनी सी बात है तो आखिर में ये बात है क्या? भैया ये इलास्टिसिटी को परसेंटेज चेंज मेथड से हम मापते हैं। मापते कैसे हैं? परसेंटेज चेंज मेथड से हम इसको मापते हैं। कैसे भैया? अभी बता रहे। डिमांड की सेंसिटिविटी को नंबर्स में इसमें दिखाया जाता है। अब सुन लो यहाँ पे कैसे दिखाया जाता है। देखिएगा, परसेंटेज चेंज जो है वो डिमांड चेंज अगर यहाँ पे हो रही तो डिमांड में यहाँ पे बदलाव जितना होगा नंबर्स में आपको पता चल जाएगा। परसेंटेज प्राइस चेंज की अगर हम बात करें तो प्राइस में यानी कि मूल्य में कितना बदलाव हो रहा है वो यहाँ से आपको पता चल जाएगी। अब ED1 क्या है? मतलब जो इलास्टिक डिमांड है मेरे भाई, अगर वो 1 से कम होती है तो इस चीज को कहते हैं सर इलास्टिक, है ना। इलास्टिक मतलब लोचदार। अगर दाम थोड़ा भी कम हुआ, है ना, दाम अगर थोड़ा भी कम हो गया तो फिर बिक्री झटके से मेरे भाई कैसी हो गई? बिक्री झटके से बढ़ गई। ठीक है। और ED ये कैसा है? अगर 1 से कम है तो भैया इसका मतलब होता है इनइलास्टिक। इनइलास्टिक मतलब बेलोचदार चीजें। दाम बढ़ भी जाएं, है ना, दाम बढ़ भी जाए तब भी लोग खरीदना कम नहीं करते। वही बात हमने बताया था नमक और किसके बारे में? दवाइयों के बारे में। चलेंगे एग्जाम्पल के साथ इस चीज को पूरा तोड़ते हैं। सुनिएगा, देखिए सूज का प्राइस अगर 2000 से मेरे भाई 1500 रुपए हो गया है, ठीक है, घट गया कि नहीं घट गया, तब डिमांड फिर बढ़ जाएगी। तो ये चीज हो गई इलास्टिक। अच्छा, अगर सेम ऐसा हो जाए कि कोई सूज है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है, उसका जो प्राइस है अगर सडनली 20,000 रुपए हो जाए तब फिर आप क्या करेंगे? आप फिर नहीं खरीदने वाले क्या? मतलब नंबर्स जो है वो सच बताएंगे चीजों का। 6 नंबर का क्वेश्चन अब आपके डिस्प्ले पर रहेगा।
डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब लोच के जो निर्धारक होते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। अब जो लोच के निर्धारक हैं वो उनके कई फैक्टर्स हैं, जैसे सब्स्टिट्यूट है, इनकम है, नेचर है, इन सब पर चीज़ें जो हैं वो डिपेंड करती हैं और इन फैक्टर से डिमांड का जो बिहेवियर है वो बदल जाता है। कैसे बदलेगा? देखिएगा, सब्स्टिट्यूट मतलब ज़्यादा ऑप्शन अगर आपके पास हैं, ज़्यादा ऑप्शन है तो फिर इलास्टिक वाली चीज़ें आएंगी। इलास्टिक मतलब वही, अगर दाम थोड़ा सा भी कम हो गया तो फिर बिक्री बढ़ने वाली चीज़ है। ठीक है। अच्छा, इनकम की बात करेंगे। इनकम अगर चेंज हो गई, इनकम चेंज हो गई तो फिर डिमांड बढ़ जाएगी। अब आप कहेंगे सर इनकम से कैसे? मेरे भाई, इनकम अगर आपकी कम है ना, इनकम कम है तो फिर आप डिमांड कैसे करेंगे? आप डिमांड कम ही रखेंगे अपनी। और इनकम अगर ज़्यादा हो गई तो फिर आप डिमांड क्या रखेंगे? आप हाई रखेंगे। बताओ, आपको पहले मिलता था, आप कमाते थे पहले 20,000 रुपये महीने के। कितना कमाते थे? 20,000 रुपये, तो आराम से अपना घर चला रहे थे। लेकिन अगर सडनली आपकी जो तनख्वाह है वो 1,00,000 रुपये हो गई, तब आप कहेंगे भैया पंखे में अब हमें नींद नहीं आती, कूलर पंखे में हम नहीं सोने वाले, अब हमें चाहिए एसी वेसी बढ़िया अच्छा सा। समझ गए कि नहीं समझ गए? बहुत बढ़िया। चलें, तीसरा पॉइंट है नेचर। तो भैया जो इसकी प्रकृति होती है वो स्टेबल होती है। नेक्स्ट है भैया टाइम। एडजस्टमेंट जो है वो टाइम में पॉसिबल होता है। भाई साहब, टाइम अच्छा आता है, कभी टाइम बुरा आता है। आता है कि नहीं आता है बताओ? तो पेप्सी अगर महंगी हो गई तो भाई साहब आप कहेंगे हमें पेप्सी नहीं चाहिए, कोक ले लेते हैं चलो। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ऑप्शन अगर है तो भाई साहब उसकी पावर अलग ही होती है मेरे भाई। चलेंगे, 7 नंबर का क्वेश्चन अब आपके डिस्प्ले पे है। चाहे एमसीक्यू एग्जाम हो, चाहे आपका लिखित एग्जाम हो, तोड़ के रख देंगे हम चीज़ों को। एमसीक्यू वाले जो विद्यार्थी हैं वो भैया आराम से अपने नोट्स मेंटेन करते जाओ, एक एक पॉइंट को समझते जाओ। जैसे हम एक पॉइंट ये समझ, अब हम ये क्वेश्चन समझ रहे हैं कॉस्ट थ्योरी, तो कॉस्ट थ्योरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम सबरे तोड़ देंगे, मतलब सारे क्वेश्चन हम तोड़ के रख देंगे, एक भी बचेगा नहीं मेरे भाई, है ना। और अगर लिखित आपका एग्जाम है तो हम आपको जो पॉइंट्स बता रहे हैं उनको हेडिंग बना करके आप चीज़ें कर सकते हैं, बहुत अच्छे अंदाज में कर सकते हैं, बस समझ आपके पास होनी चाहिए, है ना। और ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा जब एग्जाम में आप बैठेंगे कि सब क्वेश्चंस मेरे हैं, अपने हैं, सब क्वेश्चंस हमने पढ़े हैं। चलो भैया, 7 नंबर का क्वेश्चन अब आपके डिस्प्ले पर रहेगा। कॉस्ट थ्योरी क्या है? लागत सिद्धांत के बारे में आपसे पूछा गया है। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। लोग कहते हैं सर हमें कम समझ में आता है, लेकिन इसको आज हम पूरा समझेंगे, देसी अंदाज में समझेंगे। सुन लो, देखो भैया, सबसे देसी अंदाज में जो बात है कि इसका जो मतलब होता है कि कोई चीज बनाने में या फिर बेचने में कुल कितना पैसा या समय या फिर मेहनत लगी है, सिंपल सी बात है। तो ये कॉस्ट का सिद्धांत कहता है, लागत का सिद्धांत कहता है। ये हमें यह बताता है कि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा मेरे भाई उतनी ज़्यादा लागत, है ना, उतनी ज़्यादा लागत लगेगी। ठीक है, जितना ज़्यादा उत्पादन होगा उतनी ज़्यादा लागत वैसी लगेगी। ठीक, अब ये इनमें 3 चीज़ें हमें ध्यान रखना है। किसमें? कॉस्ट थ्योरी में। कौन कौन 3 चीज़ें? एक होती है मेरे भाई फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरी होती है मेरे भाई वेरिएबल कॉस्ट, और तीसरी मेरे भाई जो कॉस्ट होती है वो होती है टोटल कॉस्ट, है ना। इन सब को हम अच्छे से समझेंगे, एक एक चीज़ हम तोड़ देंगे। देखो भाई, एक टॉपिक हम उठाते हैं, हमने उठाया अभी कॉस्ट थ्योरी, तो हम इसका पूरा तोड़ रहे हैं। इसमें यह भी याद रखना कि कॉस्ट प्रोडक्शन के दौरान जो खर्च होता है मेरे भाई वो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों में भैया कॉस्ट का बिहेवियर जो है वो अलग होता है। शॉर्ट रन में अलग होगा और लॉन्ग रन में अलग होगा। शॉर्ट रन का मतलब होता है कि कुछ टाइम के लिए, और लॉन्ग रन का मतलब अगर बिजनेस को लंबे टाइम तक चलाना है, उसकी बात यहाँ पे हो रही। अब सुनिएगा, देखिए पहले यहाँ पे बात करेंगे पॉइंट्स में, फैक्ट है ये, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखिए पहले बात करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट की। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब होता है कि बदलती नहीं है कॉस्ट, मतलब दुकान का भाड़ा है ना, एम्प्लॉय की सैलरी है, मशीन का खर्च है। अब आप बताओ, आपका चाहे माल बिके या ना बिके, ठीक है, आपकी चाहे इनकम हो या ना हो, लेकिन ये जो आपकी लागत है वो आपको देनी ही पड़ेगी। दुकान का भाड़ा अगर 5,000 रुपये आप रेंट पे आप दुकान ली है आपने, तो वो तो आपको देने ही पड़ेंगे, है ना। एम्प्लॉयज़ की सैलरी अगर आपने 5 एम्प्लॉय रखे हुए हैं और उनकी 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार जो तनख्वाह है वो तो आपको पे करनी ही पड़ेगी। तो ये चीज़ें होती हैं। वेरिएबल कॉस्ट मतलब परिस्थिति के अकॉर्डिंग ये बदल सकती है, बदलती रहती है, परिवर्तनीय लागत है। मतलब जैसे हम आपको बताएं, चाय का एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है भाई, चाय अगर आप ज़्यादा बनाएंगे तो फिर आपको क्या है, ज़्यादा दूध की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा चीनी की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, ज़्यादा चाय पत्ती लगेगी। कम बनाएंगे तो कम की ज़रूरत पड़ेगी, है कि नहीं। कम अगर चाय बनाएंगे कम खर्चा होगा, ज़्यादा चाय बनाएंगे ज़्यादा खर्चा होगा, सिंपल सी बात है। शॉर्ट रन क्या होता है भैया, चीज़ें इसमें फिक्स्ड होती हैं। चीज़ें इसमें क्या होती है, कुछ चीज़ें इसमें फिक्स्ड होती हैं और जो बिजनेस को कम टाइम के लिए, ठीक है। और लॉन्ग रन में क्या होता है, जब बिजनेस हमें पीढ़ी दर पीढ़ी चलाना हो तब की यहाँ पे बात है। चलेंगे, अब जरा यहाँ पे एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं कि बेकरी ज़्यादा केक बनाती है, प्रति केक कॉस्ट इसमें घटती है, ठीक है। मतलब ज़्यादा बनाओ तो सस्ता पड़ेगा और कम बनाओगे तो फिर हो सकता है कि महंगा पड़ जाए। अब आप कहेंगे सर एग्जाम्पल अभी भी समझ में नहीं आया। देखिएगा, जैसे चीनी की जो बोरी है, आप अगर एक बोरी लाते हैं और एक बोरी के हिसाब से
आपको जो चीनी है आपको खरीद में मिल जाती है 40 रुपए प्रति केजी। ठीक है, सुनना बात, 40 रुपए प्रति केजी जो है आपको खरीद में मिल जाती है। लेकिन अगर आप क्या करेंगे, कम लाएंगे, है ना, 10 किलो आप लाते हैं तो हो सकता है आपको 45 रुपया प्रति केजी मिले। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ज़्यादा चीज़ें अगर आएंगी तो उसकी लागत है वो कम पड़ेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। चलेंगे अब समझ लेते हैं यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन की यहाँ बात होगी, प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, यानी कि उत्पादन फलन क्या होता है। सुनिएगा, देखिए प्रोडक्शन फंक्शन इनपुट और आउटपुट के रिलेशन को दिखाने का काम करता है। इनपुट के और आउटपुट के दोनों के संबंध को यह दिखाता है और यह ये बताता है मेरे भाई कि रिसोर्सेज का सही यूज जो है वो कैसे आउटपुट को बढ़ाएगा, ये चीज दिखाता है। मतलब इंक्रीजिंग आउटपुट तेजी से बढ़ता है और डिमिनिशिंग में ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाती है। नेगेटिव चीज़ों से भैया नुकसान होना तय है। और रिलेशन जो है, रिलेशन क्या है, दोनों में आपस में लिंक चीज़ों को बताता है कि किन किन तरीके से इनका रिलेशन होता है। देखिए जैसे यूट्यूब चैनल में शुरुआत में व्यूज़ जो है वो तेज़ी से बढ़ते हैं, बाद में फिर क्या होगा, स्लो हो जाएंगे। समझे कि नहीं समझे? बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। मतलब हर चीज़ जो है वो लिमिट में होती है। 9 नंबर का क्वेश्चन अब आपके डिस्प्ले पर रहेगा, परफेक्ट कंपटीशन क्या है, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता क्या है, इसको हम समझते हैं। देखिएगा, इस मार्केट में भैया बहुत सारे सेलर होते हैं और प्राइस जो है वो मार्केट तय करता है। जैसे जैसे भैया कोई मार्केट है, ठीक है, आप गए मार्केट में गए, वहां आपने देखा कि सब्जी बेचने वाले, आलू बेचने वाले, वहां पे लगभग 8-10 सेलर आपने देख लिए। ठीक है, 8-10 लोग जो वहां पे सब्जी बेच रहे हैं। अब सब लोगों ने आलू का जो दाम है, मतलब मार्केट में चल रहा है 20 रुपए प्रति केजी। अगर आप ये है, आप अगर चाहें कि हम 25 रुपए प्रति केजी बेचेंगे तो क्या आप बेच पाएंगे? अब आप कहेंगे भैया क्यों नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि आप अगर 25 बेचेंगे तो बगल वाले दुकानदार से ग्राहक अपना आलू जो है वो ले लेगा, आपके पास कोई नहीं आएगा। तो सिंपल सी बात ये है मेरे भाई कि भैया यहाँ पे जो वैल्यू है वो मार्केट तय करेगा, प्राइस मार्केट तय करता है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। इसको कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण कंपटीशन। देखिए इस मार्केट में बहुत सारे सेलर होते हैं और प्राइस जो है वो मार्केट तय करता है। कोई भी सेलर प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकता, अपने अकॉर्डिंग आप चीज़ों को नहीं कर सकते। समझ गए कि नहीं समझे? अब देखो यहाँ पे, जैसे भैया मैनी सेलर, बहुत सारे सेलर हैं, तो कंपटीशन यहाँ पे हाई होगा। सेम प्रोडक्ट अगर आप बेच रहे हैं, ठीक है, जैसे छाता आप बेच रहे हैं, ठीक है, सेम छाता अगर आप बेच रहे हैं तो क्या होगा भैया, इनमें अगर डिफरेंस नहीं है तब फिर अपनी वैल्यू आप नहीं बढ़ा सकते। अगर डिफरेंस होगा तभी बढ़ा सकते हैं। फ्री एंट्री यहाँ पे होती है, मतलब इजीली तरीके से लोग आ सकते हैं, ग्राहक, है ना, अपनी चीज़ें खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। प्राइस टेकर, मतलब जो फॉलो प्राइस जो चल रहा है उसी प्राइस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप अलग से अपना दाम नहीं बना सकते ना, अब घटा देंगे तो फिर चल जाएगा, लेकिन बढ़ा नहीं सकते। अब घटने वो दुकानदार नहीं देंगे कि आप सब बेच रहे हैं 20 रुपए प्रति केजी में और आप सोचे कि आप बेच दें 5 रुपए प्रति केजी में, तो वहाँ के जो और दुकानदार होंगे वो आपको भगा देंगे, कहेंगे भैया गलत कर रहे हैं यार, है ना। देखिएगा, सब्जी मंडी में सभी को सेम प्राइस पर बेचना पड़ता है, तो मार्केट यहाँ पे किंग होता है। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं 10 नंबर क्वेश्चन की, मोनोपोली क्या है, यानी कि एकाधिकार के बारे में हम समझ रहे हैं। भाई साहब देसी अंदाज में पहले हम आपको बताएंगे, उसके बाद विदेशी अंदाज में सुनिएगा। देखिए भाई साहब, मोनोपोली का मतलब होता है, एक एग्जाम्पल के साथ समझा रहे हैं हम आपको। देखिए एक एरिया है, ठीक है, एक एरिया है, उस एक एरिया में केवल एक ही दुकान है, ठीक है, एक ही दुकान है। अब वो दुकानदार क्या करता है, उसकी जो वस्तु है, जैसे वो बल्ब बेचता है ना, बल्ब की, इलेक्ट्रिसिटी की एक ही दुकान है। अब बल्ब जो है एक्चुअल जो और जगह मार्केट में उसका प्राइस है 50 रुपए प्रति यूनिट, है ना, एक बल्ब की कीमत है 50 रुपए। लेकिन अब केवल पूरे एरिया में एक ही दुकान है, तो वो बोलेगा हम 60 का बेचेंगे, अब हमें 50 का नहीं देना, अब बेचेंगे हम 60 रुपए का। तब फिर आपको क्या करना पड़ेगा भाई साहब, अगर आपको बल्ब चाहिए तो फिर आपको 60 का ही लेना पड़ेगा। इसका मतलब है कि मोनोपोली में एकाधिकार होता है, एक ही दुकानदार, तो भाई साहब उसके पास पूरा कंट्रोल होता है प्राइस पर, वो अपने हिसाब से चीज़ों को बढ़ा घटा सकता है। तो मोनोपोली में एक ही सेलर होता है भाई साहब, जो पूरे मार्केट को कंट्रोल करता है ना। इसमें सेलर प्राइस जो है वो खुद तय करता है, क्योंकि कंपटीशन होता ही नहीं। अब बगल में अगर दुकानदार होगा, है ना, तो बगल में बोलेगा हम दे देंगे 50 में, उनको बेचन दो 60 में, तो फिर क्या होगा, फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर वो प्राइस कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से जो चीज़ें होती हैं, अब पॉइंट के साथ समझ लेते हैं भाई साहब। एक एक चीज को हम बहुत बेहतरीन तरीके से तोड़ के रख रहे हैं, है ना। हर टॉपिक को, जिस टॉपिक को उठा रहे हैं उसको कंप्लीट तोड़ते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं भाई साहब, है ना। तो ये जो वीडियो है अपने आप में कंप्लीट वीडियो है, वन शॉट मैराथन, जो भी आप इसको कहना चाहो कह लो। लेकिन इस वीडियो के बिना अगर आप एग्जाम देने चले गए तो मुझे लगता है कि ग्रहण लगना तय है बिल्कुल परसेंटेज में आपकी। सुनिएगा, देखिए भाई फैक्ट के साथ हम चीजें समझते हैं कि सिंगल सेलर यहाँ पे होता है, तो भाई साहब जब कंपटीशन नहीं होगा तो मनमानी करेगा वो, है ना। इसको कहेंगे सीधा कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, फिर आपको वो चीजें लेनी पड़ेंगी।
भैया नो सब्स्टिट्यूट ऑप्शन ही नहीं है वहाँ पे, है ना। दूसरा दुकानदार नहीं है तो फिर जो वो कहेगा, वो उसने बोला 60 रुपए का बल्ब देंगे 60 का देगा, 70 का वो बोल देगा तो आपको 70 का ही लेना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। मनमानी उसकी चल रही, प्राइस मेकर वो होता है, खुद वो अपने प्राइस तय करता है। लेकिन भैया जो हमने आपको पहले बताया था उसमें क्या होता है, प्राइस टेकर होता है, इसमें प्राइस मेकर होता है, ठीक है बात। देखिए कंट्रोल उसका पूरा पावर उसके पास होता है। वो कहेगा कि भैया एरिया में अपनी ही दुकान है, अब हम जो हिसाब चलाएंगे वो चलेगी। एक एरिया में सिर्फ एक ही इंटरनेट प्रोवाइडर है तो फिर वही प्राइस तय कर देगा। तो भैया ये फिर आपकी मोनोपोली को हम कहेंगे सर मजबूरी हो गई, क्योंकि उसी का एकाधिकार हो गया। बात कर लेते हैं अब 11 नंबर क्वेश्चन की। भाई साहब एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे, उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। देखिए बहुत सारे ऐसे भाई बहन होंगे जो नोट्स नहीं बना पा रहे टाइम की कमी की वजह से। देखिए अगर आपके पास टाइम है तो आप अपने नोट्स खुद बनाइए, क्योंकि आपके जो अपने नोट्स होते हैं वो वन बीटा का काम करते हैं। लेकिन फिर भी अगर टाइम की कमी है तो आप नोट्स के लिए हमसे कह सकते हैं 92 36 32 92 36 32 63 96 इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करें और आपको एमसीक्यू लिखित जो भी नोट्स चाहिए अपने परिवार एमबीएस पर उपलब्ध हैं। देखिए एक और बात हम आपको बताएं, देखिए भाई साहब बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं कि सर आपके जो नोट्स हैं और मॉडल के जो नोट्स हैं इनमें क्या डिफरेंस है। भाई साहब हम देते हैं आपको 100 रुपए में एक सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स, ठीक है। अब एक सब्जेक्ट जो हमने कंप्लीट किया है 4 यूनिट में कंप्लीट किया है, दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी के आप क्यों ना हो, इन चारों यूनिट में आपका टॉपिक, आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। प्लस हम आपको एक मैराथन क्लास के नोट्स देते हैं, तो मात्र 100 रुपए में इतनी चीजें आपको मिल जाती हैं। और जो आपका मॉडल होता है उसमें होता है भाई साहब 100 पेज आपके लगभग होंगे, है ना, 120 पेज होंगे। लेकिन अपने जो नोट्स हैं उनमें मात्र 20 से 25 पेज आपको देखने को मिलेंगे, और इन्हीं 20 से 25 पेज में गारंटी है भैया एक भी चीज बाहर नहीं होगी। विश्वास रखना अपने इस भाई पर। और जिन लोगों ने पहले हमसे पढ़ा होगा तो उनको इस चीज़ का अंदाजा भी होगा कि सटीकता से अपनी चीज़ें एग्जाम में आपको देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन यहाँ का वहाँ हो ही नहीं पाता है, आप खुद कहेंगे कि सर पेपर आपने बनाया क्या। अच्छा एक और बात बताएं, केवल मैराथन क्लास का अगर आपको नोट्स चाहिए तो भाई साहब इसमें क्या है, इसमें केवल एक सब्जेक्ट की केवल मैराथन क्लास के नोट्स की बात करेंगे तो मात्र 30 रुपए में हम आपको दे देते हैं, ठीक है। और अगर आप तीनों जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, बिजनेस मैनेजमेंट है और बिजनेस इकोनॉमिक्स है, तीनों अगर एक साथ आप लेते हैं तो भाई साहब मात्र 60 रुपए में हम आपको दे देंगे, दो हम आपको 50 रुपए में दे देंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बेहतरीन। अब बात कर लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है। चलेंगे बिजनेस साइकिल या फिर व्यापार चक्र की यहाँ पे बात करेंगे, क्या होता है सुनिएगा। देखिए भाई साहब बिजनेस साइकिल इकोनॉमी के अप्स और डाउन्स को दर्शाने वाली चीज है ना। जो आपकी इकोनॉमी है वो बढ़ रही या घट रही, या उसमें क्या अप्स आ रहे हैं क्या डाउन्स आ रहे हैं, उनको दर्शाने वाली चीज है। क्या चीज है भैया, साइकिल है, बिजनेस साइकिल। इसमें ग्रोथ, स्लो डाउन और रिकवरी जैसे जो फेजेस हैं वो आते हैं। देखिएगा आपकी इकोनॉमी अगर बूम कर रही तो आपको ग्रोथ हो गई, है ना। रिसेशन आ गया मतलब तो क्या हो गया भैया, घट गई। डिप्रेशन में चले गए तो क्या हो गया, डिप्रेशन में सब चीज़ें खत्म हो गई। रिकवरी मतलब सुधार वाली चीज़ें यहाँ पे आ गई। तो ये जब 4 मोड यहाँ पे होते हैं, 4 मोड होते हैं कि आपकी जो इकोनॉमी पीक पर है तो बूम कर गई, है ना। और थोड़ी बहुत क्या हो गई, चीज़ें हो गई, मतलब जैसे दुकान है, दुकान में क्या हुआ, ग्राहक आना बंद हो गए। क्यों हो गया, क्योंकि उनकी डिमांड खत्म हो गई। तब फिर क्या होगा, या फिर डिमांड खत्म हो गई या फिर डिमांड कम हो गई, तो फिर बिक्री कम हो जाएगी, तो फिर इसको बोलते हैं स्लो चीज़ें, है ना। डिप्रेशन मतलब सब कुछ खत्म हो गया, दुकान में ग्राहक ही नहीं आ रहा है ना। और जिस एरिया में आपकी दुकान थी वहां पे जितने लोग रहते वो पलायन कर गए, दूसरी जगह चले गए। फिर क्या होगा, आपकी दुकान खत्म हो जाएगी, वर्स्ट हो जाएगी। और फिर धीरे धीरे अगर ग्राहक आना चालू होंगे तो फिर ये रिकवर हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें होती हैं। उम्मीद करेंगे कि आपने इस साइकिल वाले फेज को समझा होगा बहुत अच्छे तरीके से। कोविड में बिजनेस जो है वो डाउन हो गया, बाद में फिर धीरे धीरे रिकवर हुआ। टाइम बदलता है भैया, टाइम जो है वो बदलता रहता है और चीज़ें बदलती रहती है। चलेंगे 12 नंबर का क्वेश्चन अब आपकी डिस्प्ले पर रहेगा, लाफ वेरिएबल। भाई साहब जरूरी नहीं है कि आप नोट्स लें, है ना। ऐसा नहीं अपने माइंड में एक चीज फिट कर लो कि भैया नोट्स लेंगे तभी हम सर का जो वीडियो है वो देख पाएंगे। अरे भाई साहब आपके लिए यूट्यूब पे हम फ्री पढ़ा रहे हैं, है ना। आपसे हमने कहा था स्टार्टिंग में ही जब हमने अपना परिवार बनाया था कि हम कोई भी ऐप लॉन्च नहीं करेंगे, फ्री यूट्यूब पर पढ़ाएंगे। तो भैया फ्री पढ़ाते हैं, है ना। 1 रुपए आज तक किसी से यूट्यूब पर आज तक नहीं लिया ना। हमने किसी से बोला है कि आप हमें ये नोट्स, आप मेरा ये कोर्स ले लो। भैया कोई कोर्स मोर्स नहीं बेचते हम। नोट्स की बात हम इसलिए करते हैं क्योंकि देखो भाई नोट्स हमें भी बनवाने में पैसे लगते हैं, है ना। जो हमारे टाइपिस्ट होते हैं उनको हम देते हैं, तो वो सब चीज़ों के अरेंज के लिए ये सब चीज़ें की जाती हैं। और बहुत ज़्यादा ऐसा हाई पैसा नहीं है कि हम 100 रुपए में बहुत ज़्यादा रिच हो जाएंगे मेरे भाई और आप बहुत ज़्यादा गरीब हो जाएंगे, है ना। चलेंगे अब बताओ 250 रुपए में अगर आपकी बैक बच रही, 3 बैक आपकी बच रही, तो क्या दिक्कत है बताओ। चलेंगे अब बात कर रहे हैं 12 नंबर क्वेश्चन की कि लाफ वेरिएबल प्रोपोर्शन यानी कि परिवर्तनशील अनुपात का जो नियम होता है वो क्या है, सुनिएगा। देखिए मेरे भाई शॉर्ट रन में जब एक फैक्टर जैसे जो लेबर है वो बढ़ाया जाता है और बाकी जो चीजें हैं वो फिक्स रहती हैं, तो आउटपुट जो है पहले बढ़ता है और फिर घटने लगता है। यही प्रोडक्शन का रियल बिहेवियर मेरे भाई दिखाता है और बताता है कि लिमिट के बाद जो इफिशियंसी है वो कम हो जाती है।
अब समझिएगा कैसे। देखिएगा, शुरुआत में आउटपुट तेजी से बढ़ता है, कब? जब इंक्रीजिंग रिटर्न वहां पे हो। और डिमिनिशिंग रिटर्न में क्या होता है भैया, बाद में आउटपुट धीमा हो जाएगा। नेगेटिव रिटर्न में क्या होगा, ज्यादा इनपुट से आउटपुट घटता है। अब ऐसा नहीं कि भैया ज्यादा इनपुट दे दो तब फिर आउटपुट घट जाएगा, है ना। कुछ फैक्टर फिक्स्ड भी होते हैं, कुछ फैक्टर जो है वो सेम रहते हैं, फिक्स्ड होते हैं। चलेंगे एग्जाम्पल से समझ लो तो चीजें और ज्यादा समझ में आएंगी। एक खेत में शुरू में 2-3 मजदूर काम करते हैं, सुनना, आउटपुट अच्छा रहता है। लेकिन 10 मजदूर हो जाए तो फिर भीड़ हो जाएगी, भीड़ हो जाएगी तो फिर आपस में चीजें, लोग डिस्टर्ब होंगे, काम डिस्टर्ब होगा और फिर हो सकता है आउटपुट घट जाए। समझ गए कि नहीं समझे? लो, आप सब कह रहे होंगे कि सर हमें तो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन एग्जाम्पल से एक एक बात माइंड में फिट हो गई। भैया यही तो तड़का है अपना। देखिएगा, लिमिट के बाद ज्यादा चीजें डाल देना फिर वो नुकसान कर जाएगा। मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि अति किसी चीज की अच्छी नहीं होती। होती कि नहीं होती बताओ? 13 नंबर का क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर रहेगा। इनकम और जो क्रॉस इलास्टिसिटी है, आय और जो क्रॉस की जो लोच है, उसको हमें यहां पे बताना है। सुनिएगा, देखिए, इनकम इलास्टिसिटी हमें बताती है कि इनकम बदलने पर डिमांड कैसे बदलती है। ठीक है, इनकम आपकी बढ़ गई, ठीक है, पहले कमाते थे आप 5,000, ठीक है, फिर बाद में कमाने लगे आप कितने? बाद में कमाने लगे 50,000, ठीक है। अब जब आपकी 5 से 50,000 तक आप पहुंच गए तो फिर 50,000 जैसी आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। 5,000 पे आप केवल जरूरतें वाली चीजें पूरी कर रहे थे, 50,000 पे आपकी फिर ऐसी बढ़ जाएगी कि आप कहेंगे भैया थोड़ा सा रिच वाला फील हमें आने लगा, है ना। क्रॉस इलास्टिसिटी बताती है कि एक वस्तु की प्राइस बदलने से मेरे भाई दूसरी वस्तु की डिमांड पर क्या असर पड़ता है। अब सुनिएगा यहाँ पे पॉइंट के साथ, इनकम इलास्टिसिटी, भाई साहब इनकम बढ़ेगी तो लग्जरी डिमांड यहाँ पे बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात है ना। लग्जरी डिमांड का मतलब कि अब हमें कार चाहिए, है ना, अब हमें बड़ा सा घर चाहिए, है ना, बड़ी सी गाड़ी चाहिए। क्रॉस इलास्टिसिटी भैया सब्स्टिट्यूट में पॉजिटिव रिलेशन, सब्स्टिट्यूट मतलब जो ऑप्शंस वगैरह उसमें देखे जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट गुड की यहाँ पे बात करेंगे तो नेगेटिव रिलेशन इनमें होता है। डिमांड बिहेवियर भैया रिलेशन जो है वो क्लियर करता है। सुनिएगा, एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं कि इनकम बढ़ी तो भाई साहब लोग क्या करेंगे, अब भैया हमें कार चाहिए, चीजें चाहिए, है ना। पेट्रोल महंगा हो गया तो कार की डिमांड थोड़ी कम हो गई। तो इनकम प्लस रिलेशन को अगर हम देखें तो भाई साहब ये डिमांड का गेम पूरा हो जाएगा। बात करेंगे 14 नंबर का क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर रहेगा कि मांग की इंपोर्टेंस ऑफ लोच, यानी कि जो लोच है उसका महत्व क्या है। देखिए भाई साहब, लोच के महत्व की अगर हम बात कर लेते हैं तो इलास्टिसिटी बिजनेस और गवर्नमेंट को यह समझने में मदद करेगी कि प्राइस चेंज का डिमांड पर कितना असर पड़ेगा, है ना। इससे सही प्राइसिंग, टैक्सेशन और प्रोडक्शन डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा? क्योंकि भैया इससे गवर्नमेंट हमें अच्छे से यह समझ लेती है कि अगर हम किसी भी वस्तु के जो प्राइस है, दाम है, उसमें चेंज कर रहे हैं तो डिमांड कितनी होगी, कम होगी डिमांड, लोग कम खरीदेंगे, ज्यादा खरीदेंगे, है ना। तो फिर उसी हिसाब से उसकी प्राइसिंग करेंगे और उसी हिसाब से उस पर टैक्स वगैरह रखेंगे। और जितना हमें उत्पादन करना है, अब डिमांड हो रही कम और ज्यादा उत्पादन किए जा रहे हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, तो उस हिसाब से चीजें होती हैं। अब जरा पॉइंट के साथ हम चीजें कवर कर लेते हैं। सुनिएगा आराम के साथ, ऐसा ना सोचना कि बहुत ज्यादा टैक्स इसमें बड़ा है तो बहुत ज्यादा दिक्कत है, कुछ नहीं है दिक्कत, आराम से समझो। प्राइसिंग डिसीजन, अगर डिमांड इलास्टिक है तो फिर प्राइस कम रखने से सेल बढ़ेगी, है ना। और डिमांड कैसी है? इनइलास्टिक है। इलास्टिक मैंने आपको बताया था कि प्राइस कैसी हो जाए भैया, अगर थोड़ी सी प्राइस कैसी है, थोड़ी सी बढ़ जाए तो डिमांड कैसी है, एक झटके में गिर जाएगी। तो अगर इलास्टिक तो यही होती ना, अगर यही चीजें हैं तब फिर क्या होगा भैया, उत्पादन कम ही रखो, फिर सेल क्या है, प्राइस कम रखने से ही सेल बढ़ेगी। प्राइस अगर ज्यादा कर देंगे तब फिर सेल नहीं बढ़ने वाली। टैक्सेशन पॉलिसी में जो गवर्नमेंट है वो इनइलास्टिक गुड्स जैसे पेट्रोल है या इन सब पर ज़्यादा टैक्स लगाती है। अब आप कहेंगे सर इनइलास्टिक गुड्स क्या होते हैं? भैया वो चीज़ें मैंने अभी आपको बताया था जो जिनके दाम अगर बढ़ भी जाए ना तब भी लोग खरीदना बंद नहीं करेंगे। जैसे मैंने बताया था पेट्रोल है, नमक है, दवाइयाँ हैं, तो वो सब चीज़ें हैं। टैक्सेशन पॉलिसी की यहाँ पे बात कर रहे थे। तीसरा रहेगा आपका प्रोडक्शन प्लानिंग, मतलब डिमांड जो है वो इलास्टिक हो तो ज़्यादा प्रोडक्शन यहाँ पे रखना पड़ता है। इलास्टिक मतलब घटने बढ़ने वाली, ठीक है। रेवेन्यू डिसीजन, प्राइस चेंज से क्या होगा भैया, टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा या फिर घटेगा, यह इलास्टिसिटी से हमें पता चलता है, लोच से हमें पता चलता है मेरे भाई, समझिएगा। देखिए मेरे भाई, एक कंपनी ने देखा कि उसके शूज की डिमांड इलास्टिक है तो उसने क्या किया, उसने भैया प्राइस को कम कर दिया। इलास्टिक का मतलब है कि अब अगर प्राइस हम बढ़ाएंगे तो लोग फिर नहीं खरीदेंगे, है ना। तो उसने क्या किया, 2000 से 1500 कर दिए। अब जब 1500 किए तो भैया सेल जो है वो डबल हो गई, तो इससे जो प्रॉफिट है वो बढ़ गया। समझ गए कि नहीं समझे? लेकिन भाई साहब क्या होगा, पेट्रोल पर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाती है फिर भी लोग खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं?
इसलिए खरीदते हैं कि वो जरूरत की चीजें बन गया है। अब नमक बताओ, नमक अगर बढ़ जाएगा फिर उस पर टैक्स भी बढ़ा दो, कुछ भी कर दो, लेकिन लोग नमक खरीदना बंद थोड़ी कर देंगे। सेम वही चीज है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू यहाँ पे बढ़ जाता है। भाई साहब एक एक बात आपके माइंड में फिट कर रहे हैं, तभी हमने बोला था कि ये कंप्लीट वीडियो रहेगी, इसके बाद कोई दूसरी वीडियो देखने की बिल्कुल आवश्यकता आपको नहीं है। भाई साहब एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम की तैयारी के लिए हमने अलग से 4 यूनिट पढ़ाई थी, एक क्लास में 1 यूनिट हमने कंप्लीट की थी, है ना। बहुत कम टाइम में हम आपको चीजें देते हैं, एक क्लास में 1 यूनिट जो कंप्लीट करते हैं मात्र 20 से 25 मिनट में। आप चाहें तो वो जरूर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बाकी प्लेलिस्ट आप विजिट जरूर कर लेना। इनसाइट इलास्टिसिटी जो है अगर आपने समझ ली है तो प्रॉफिट और पॉलिसी ये सब दोनों चीजें जो है वो कंट्रोल हो जाएंगी। समझ गए। बात करेंगे 15 नंबर का क्वेश्चन, अब आपके डिस्प्ले पर रहेगा। कॉस्ट कर्व और जो अप्रोचेस हैं, मतलब लागत वक्र है और दृष्टिकोण, इनके बारे में आपको बताना है। देखिएगा, कॉस्ट कर्व दिखाते हैं कि प्रोडक्शन के साथ कॉस्ट बदलती कैसे है, खासकर शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में। ठीक है, तो ट्रेडिशनल अप्रोच सिंपल है, जबकि मॉडर्न जो अप्रोच होते हैं वो रियल बिजनेस सिचुएशन को बेहतर समझते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब जरा पॉइंट के साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आपको चीजें और समझ में आएंगी। देखिएगा, शॉर्ट रन मतलब यू शेप में, शुरुआत में जो है वो कॉस्ट यहाँ पे घटती है और बाद में बढ़ती है। यू शेप के समझो बात। शुरुआत में क्या होगा, देखो घट रही ना, इस तरह से घट रही, और फिर बाद में क्या होगा, फिर देखो ऐसी सीधी बढ़ रही, है ना। तो यू शेप में होती है। लॉन्ग रन में क्या होता है, प्लानिंग से कॉस्ट जो है वो कम की जा सकती है ना। सही प्लानिंग कर ले तो लागत जो है, किसी चीज में लगने वाली लागत, उसको हम कम कर सकते हैं। ट्रेडिशनल देखें तो थ्योरी बेस्ड ये चीजें होती हैं, सिंपल। और मॉडर्न देखें तो भैया रियल लाइफ को इंक्लूड करके फ्लेक्सिबल अप्रोचेस इसमें लगाए जाते हैं, बहुत सारे दृष्टिकोण की परिस्थिति बदल गई तो हम अपना रूल बदल देंगे, है ना। एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं कि एक फैक्टर में शुरू में कम प्रोडक्शन करती हैं, कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है, एक्सपीरियंस हो जाता है और जो स्केल है वो बढ़ने पर कॉस्ट फिर बाद में घट जाती है। लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ जाए फिर कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। तो सब चीज़ें होती हैं, सही लेबर पर प्रोडक्शन होगा तो कहीं ना कहीं कॉस्ट भी मिनिमम हो जाएगी। 16 नंबर का क्वेश्चन अब आपके डिस्प्ले पर रहेगा। भाई साहब सब्सक्राइब कर लो ईमानदारी के साथ, हम आपके हर सेमेस्टर में काम आएंगे, विश्वास रखना अपने इस भाई पर। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना, जुड़ जाना यार, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना, है ना। जो बहुत ज़्यादा परेशान हो उन तक इस वीडियो को भेज देना, कहना भैया परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक एक चीज़ यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी मात्र एक क्लास में। ठीक है, देखो भाई, ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन की बात अगर करेंगे तो उत्तम साधन संयोजन की यहाँ पे बात होगी। उत्तम साधन संयोजन ये क्या है, अब सुन लो। यहाँ पे देखिएगा, जब लेबर और कैपिटल का एक ऐसा कॉम्बिनेशन हो जिससे मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट मिल जाए, मतलब कम लागत में ज्यादा हमें प्रॉफिट मिल जाए मेरे भाई, तो वही ऑप्टिमम कहलाता है। समझ गए कि नहीं समझे ऑप्टिमम क्या है? भाई साहब लेबर और कैपिटल, लेबर मतलब जो हमने श्रमिक लगाए हैं वो, और भाई साहब जो कैपिटल मतलब जो हमारी पूंजी लगी है उस चीज की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो उन दोनों में ऐसा कॉम्बिनेशन हो भाई साहब कि भैया कम लागत में हमें ज्यादा आउटपुट मिल जाए, तो इसको क्या कहेंगे, आपने कहा ऑप्टिमम कहेंगे। समझ गए होंगे, उम्मीद करेंगे। यह प्रोडक्शन एफिशिएंसी को बढ़ाता है और प्रॉफिट बढ़ाने के लिए ये जरूरी कॉन्सेप्ट होता है। चलेंगे अब पॉइंट के साथ चीजें समझ लेते हैं कि भैया लीस्ट कॉस्ट मतलब कम खर्च में काम पूरा होना। फैक्टर बैलेंस की बात करेंगे तो लेबर प्लस मशीन का सही मिक्सअप, सही तरीके से इन चीज़ों को इंक्लूड करना। इफिशियंसी, आउटपुट ज़्यादा मिले, और प्रॉफिट की बात करेंगे तो कॉस्ट कम लगे और प्रॉफिट ज़्यादा हो जाए। अब एग्जांपल से समझ लेते हैं कि एक फैक्ट्री में पहले 50 मजदूर काम कर रहे थे, मशीन लगाने से भैया मशीन लगने से क्या हो गए मजदूर अब 30 हो गए, मजदूर कम कर दिए गए, तो प्रोडक्शन वही रहा लेकिन कॉस्ट यहाँ पे कम हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि मशीन जो लग गई उसके बाद जो मजदूर कम हुए तो उनकी जो तनख्वाहें देना है ना, उनका रहना, उन्हें खिलाना, ये सब चीज़ें जो है वो कम हो गई। अब देखो यहाँ पे भाई साहब ज़्यादा नहीं मतलब, लेकिन सही कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। हर चीज़ में कॉम्बिनेशन जरूरी है। बताओ आप सब्जी बनाते हैं तो सब्जी में जरूरी होता है कि नहीं होता है? बताओ, आलू पालक बनाते हैं, आलू तोरई बनाते हैं, बनाते कि नहीं बनाते? आलू कद्दू बनाए क्या आपने कभी? तो जिनका कॉम्बिनेशन नहीं बैठता है उनको नहीं बनाते हैं। सिंपल सी बात ये है। बात करेंगे 17 नंबर के क्वेश्चन की, एक्सपेंशन पाथ क्या है, यानी कि विस्तार मार्ग जो है उसको बता रहे। एक्सपेंशन पाथ के बारे में समझ लीजिएगा। देखिए, एक्सपेंशन पाथ जो होता है वो बताता है कि फर्म ग्रोथ के दौरान जो फैक्टर्स हैं, मतलब लेबर है, कैपिटल है, वो कैसे बढ़ाती है। यह लॉन्ग रन प्लानिंग होती है, मतलब लंबे टाइम के लिए जो फ्यूचर में हम प्लानिंग करते हैं, तो फ्यूचर एक्सपेंशन को समझाने वाला ये कॉन्सेप्ट होता है। कौन सा? एक्सपेंशन पाथ की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। समझ लेते हैं यहाँ पे। देखिएगा भैया, ग्रोथ डायरेक्शन मतलब फर्म किस दिशा में बढ़ेगी ये चीज बताता है। फैक्टर इंक्रीज करना, दोनों इनपुट बढ़ते हैं। कॉस्ट कंट्रोल, सही प्लानिंग से खर्च को कम किया जा सकता है। और लॉन्ग रन की बात करेंगे तो फ्यूचर डिसीजन मेकिंग, मतलब भविष्य में निर्णय लेने में ये काफी मददगार हो सकते हैं। देखिएगा, एक स्टार्टअप में पहले 5 लोग लगाए और 2 मशीनों से काम करता है।
ठीक है, एक स्टार्टअप, पहले 5 लोग और 2 मशीनों से काम हो रहा है। डिमांड बढ़ने पर फिर हमें 5 की जगह 20 लोग लगाने पड़ेंगे, है ना, 2 की जगह 10 मशीनें करनी पड़ेंगी, है ना। तो स्ट्रक्चर्ड तरीके से जो है वो ग्रोथ चीज़ों में हुई है। तो बिना प्लानिंग के ग्रोथ अगर आप करेंगे तो मुझे लगता है कि ग्रोथ नहीं, फिर आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, ओम नमः शिवाय एक बार कमेंट में जरूर लिख देना, हर हर महादेव जरूर लिख देना। 18 नंबर का क्वेश्चन अब आपके डिस्प्ले पर रहेगा, मोनोपोलास्टिक कंपटीशन क्या होता है। भाई साहब जब मैराथन क्लास है तो टाइम लगेगा ही ना भाई साहब, जब मेरी एनर्जी है ना, मेरी एनर्जी कम नहीं हो रही तो आपकी समझते समझते एनर्जी क्यों कम हो रही बताओ, है ना। समझते चलो यार, पूरे जोश के साथ इस वीडियो को हम कंप्लीट करेंगे और मात्र एक क्लास में सारी चीजों को तोड़ के रख देंगे। चलेंगे, बात करेंगे मोनोपोलास्टिक कंपटीशन की, एकाधिकार प्रतिस्पर्धा क्या होती है। देखिएगा देखिए, इस मार्केट में सेलर कई होते हैं लेकिन प्रोडक्ट अलग अलग होते हैं, जिससे कंपटीशन भी रहता है और कंट्रोल भी रहता है। मतलब अब इसमें ऐसा नहीं कि कोई एक सेलर जो है वो प्राइस को कंट्रोल कर दे और मार्केट भी कंट्रोल कर दे, दोनों चीजें इसमें कंट्रोल में रहेंगी क्योंकि कंपटीशन यहां पर रहेगा। तो भाई साहब फर्म जो होती है वो ब्रांडिंग से और डिफरेंशिएशन से क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट को भैया यूनिक बनाएगी। वो कहेगी कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो सबसे ज्यादा बेस्ट है। चलेंगे, अब यहां पे समझ लेते हैं पॉइंट के साथ, फैक्ट्स के साथ हम चीजें कवर करते हैं। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब आप कहेंगे कि मेरा प्रोडक्ट थोड़ा सा अलग है, जब वो अलग है तो वो ज्यादा बेहतर है, और ज्यादा बेहतर है तो इसलिए हम इसकी ज्यादा प्राइस मांग रहे हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए। अच्छा देखो, हमने चूंकि इसलिए ये बात बताई कि अगर आपको क्या करना है, आपको अपने प्रोडक्ट की ज्यादा प्राइस बढ़ानी है, ज्यादा पैसे अगर आपको लगाने हैं उसमें, वो आप बोलेंगे कि मतलब हमें ये प्रोडक्ट जो है वो हमें 2000 में बेचना है, तो उस 2000 लायक उसको बनाओ तो तब तो वो बिकेगा। ब्रांडिंग की बात करेंगे तो ब्रांड वैल्यू जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब केवल चिन्ह के साथ चीजें बिकती है, जैसे नाइक हुआ, एडिडास हुआ, अब इनकी क्या है भाई, केवल इनका सिंबल अगर लगा हो तो भाई साहब इनकी कॉस्ट है ना, मतलब इनकी जो प्राइस है वो जमीन से आसमान तक पहुंच जाती है कि नहीं पहुंच जाती। मैनी सेलर, इसमें सेलर बहुत ज्यादा होते हैं तो कंपटीशन इसमें बना रहता है। लिमिटेड कंट्रोल इसमें होता है, प्राइस थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। चलेंगे, क्योंकि जो सेलर है बहुत सारे सेलर के पास वही सारे सब्स्टिट्यूट होते हैं, ऑप्शंस होते हैं। देखिएगा एग्जांपल से समझ लेते हैं कि डोमिनोज, पिज्जा हट, लोकल पिज्जा शॉप, ये सब जो है वो पिज्जा बेचते कि नहीं बेचते, लेकिन टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो प्राइस क्या होता है, चेंज हो सकता है। ऑफर भी इनमें अलग अलग चलते हैं, तो वो सब चीज़ें होती हैं कि वो कहेगा मेरा पिज्जा अच्छा है, मेरा पिज्जा थोड़ा है ना और ज़्यादा अच्छा है, मेरा पिज्जा थोड़ा और ज़्यादा अच्छा है। तो हम किस में चीज़ें कवर करेंगे, हम देखेंगे भैया टेस्ट किस में है, तब उस हिसाब से उसका प्राइस लगाएंगे। अब टेस्ट है पिज्जा हट का थोड़ा गड़बड़, अब वो बोलेगा कि हम डोमिनोज से ज़्यादा लगा रहे, तब फिर वो नहीं लगा पाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो साथ में ऑफर, ये सब चीजें उसमें इंक्लूड होती हैं। कस्टमर ब्रांड देख करके चीजों को यूज करता है, मतलब चूज करता है। बहुत बढ़िया, डिफरेंस दिखाओ, सीधा सीधा हम कहें आपसे डिफरेंस दिखाओ और सेल बढ़ाओ। समझ गए कि नहीं समझे। अब 19 नंबर का क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर रहेगा कि भाई बताओ जो प्राइस डिटर्मिनेशन है, मूल्य का निर्धारण है, वो एक्चुअल करते कैसे हैं। अभी मैंने आपको बताया कि डिफरेंस दिखाओ और मूल्य बढ़ाओ, है ना। देखिए कैसे, प्राइस डिमांड और सप्लाई के इंटरेक्शन से तय होता है। प्राइस कैसे होता है भैया, डिमांड मतलब जो डिमांड है किसी चीज की और जिस चीज की आपूर्ति है सप्लाई, इनके इंटरेक्शन से तय होगा। इक्विलिब्रियम पॉइंट पर बैलेंस बनता है। डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर में प्राइस जो है डिफरेंशिएशन का तरीका अलग अलग होता है। अब देखेंगे कैसे, देखिएगा। देखिए भाई, डिमांड अगर किसी चीज की बढ़ गई है ना और प्राइस ज्यादा डिमांड हो गए तो फिर प्राइस ज्यादा हो जाएगा। डिमांड अगर किसी चीज की बहुत ज्यादा बढ़ गई तब फिर उस चीज का प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। जैसे आप देखो गर्मियों में टमाटर जो है वो नहीं आता है, और जो टमाटर नहीं आएगा उसकी डिमांड कैसी है, ज्यादा रहेगी, तो भैया प्राइस जो है वो ज्यादा हो जाएगा उसका। वो कहेंगे फिर तो लेना ही है ना, किसी भी भाव में ले। सप्लाई और प्राइस, इसमें भी मतलब इसका अंतर आता है। कैसे आता है, ज्यादा सप्लाई हो तो प्राइस घटता है। अब सप्लाई ज्यादा कैसे कि टमाटर खूब ज्यादा आ रहा है, बहुत ज्यादा भर भर के टमाटर आ रहा है, तो फिर हो सकता है कि उसका दाम कम हो जाए। तीसरा पॉइंट देखें तो इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन तब आती है जब डिमांड और सप्लाई जो है वो बराबर कंडीशन में आ जाए। तो मार्केट टाइप की बात करेंगे तो प्राइस बिहेवियर जो है वो बदलता है। समझ गए कि नहीं समझ गए। उसी हिसाब से हम देखते हैं कि इसकी डिमांड कितनी है, उस हिसाब से प्राइस देखा जाता है कि डिमांड घट रही या बढ़ रही है ना। जैसे दिवाली में मिठाई की डिमांड बढ़ जाती है, अब जब दिवाली में मिठाई की डिमांड बढ़ गई तो दुकानदार भैया प्राइस बढ़ा देगा। जो 400 रुपए केजी वाली मिठाई है उसको हो सकता है कि बढ़ा करके 500 कर दे या 600 कर दे, है ना। बाद में डिमांड जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। जब डिमांड नॉर्मल हो गई तो प्राइस भी नॉर्मल हो जाएगा, है ना। बाद में दीपावली चली गई तो फिर क्या होगा, वही 400 वाली मिलने लगी, हो सकता है 350 में मिलने लगे। समझ गए कि नहीं समझे। तो डिमांड ही प्राइस का बॉस होता है मेरे भाई, सिंपल सी बात है। 20 नंबर का क्वेश्चन अब आपके डिस्प्ले पर रहेगा, इसको याद रखेंगे
कि वेज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, यानी कि वेतन, किराया, ब्याज और लाभ, इन सब को आपको इस टॉपिक में समझाना है। ये सीधे टॉपिक हम लेकर के चल रहे हैं, ये ना समझना कि ये क्वेश्चन है। देखिए, प्रोडक्शन के बाद इनकम जो है अलग अलग फैक्टर्स में बढ़ जाती है। कौन कौन से फैक्टर? जैसे लेबर है ना, और जो भूमि है, जो आपकी पूंजी है, जो एंटरप्रेन्योर है, इन सब में बढ़ जाती है। तो हर फैक्टर को उसके कंट्रीब्यूशन के अनुसार उसका रिवार्ड जो है वो मिलता है कि नहीं मिलता? अब जैसे वेजेस, मतलब जो मजदूरी है, लेबर को काम करने के बदले पैसा मिलता है। रेंट देखें तो भैया जो लैंड यूज की है, जो उसकी भूमि है, जहां पे जो उसका मतलब प्लांट है वो लगा है, उसके बदले क्या होगा? उसको रॉयल्टी मिलेगी, पेमेंट मिलेगा, है ना। इंटरेस्ट की बात है यहाँ पे अगर करेंगे तो कैपिटल यूज जो होगा, मतलब जो पूंजी है उसका, उसको रिवार्ड मिलेगा, है ना। प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट किसको मिलेगा? तो भैया रिस्क लेने का फायदा होता है प्रॉफिट। एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। देखिएगा, एक फैक्ट्री में वर्कर जो है वो सैलरी लेता है, जमीन मालिक क्या लेता है? भैया रेंट लेगा, बैंक क्या लेगा? इंटरेस्ट लेगा, ओनर क्या करेगा? भैया वो प्रॉफिट कमाएगा कि नहीं कमाएगा? तो सबको, अब सबके रिवार्ड अलग अलग होते हैं, मतलब काम अलग, कमाई अलग, सिंपल सी बात यह है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। 21 नंबर का क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। बहुत तगड़े तरीके से हमने इस पूरे वीडियो को कंप्लीट किया है, एक भी चीज छूटी नहीं है मेरे भाई। जब आप पूरा अच्छे से अपना सिलेबस, मैं कहता हूं, मैच कर लो, है ना, बिना टेंशन के। मैंने स्टार्टिंग में आपको सिलेबस दिया था, तो बहुत तगड़े अंदाज में अपना सिलेबस मैच करो, उसके बाद इस वीडियो को कंप्लीट करो। भाई साहब, वीडियो को कंप्लीट करना तो आसान है, लेकिन क्या है भैया, फिनिश करना आसान नहीं है। तो एक बार अगर वीडियो को स्टार्ट कर दिया तो जब तक कंप्लीट ना हो जाए आप रुकेंगे नहीं, ठीक है। चलेंगे, अब बात कर रहे हैं 21 नंबर के क्वेश्चन की कि कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल क्या है। भाई साहब, व्यापार चक्र के जो कारण होते हैं वो बता दो। अभी मैंने आपको व्यापार चक्र बताया था। भाई साहब, बिजनेस साइकिल डिमांड, इन्वेस्टमेंट और एक्सटर्नल फैक्टर के बदलाव से उत्पन्न होता है। किसके बदलाव से होता है भाई साहब? डिमांड के, है ना, इन्वेस्टमेंट के और एक्सटर्नल जो फैक्टर्स होते हैं उनके बदलाव से उत्पन्न होने वाली चीज है। इन कारणों से इकोनॉमी में बार बार बूम आता है, रिसेशन होता है और रिकवरी आते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अब चलेंगे, यहां पॉइंट के साथ समझ लेते हैं। देखिएगा, डिमांड जो है वो फ्लक्चुएट कर गई, तो डिमांड बदलने से भैया इस पे असर आ जाएगा इकोनॉमी पे। इन्वेस्टमेंट चेंज अगर होगा तो इन्वेस्टमेंट भी कम या ज्यादा हो सकता है। गवर्नमेंट पॉलिसी, भैया टैक्स ज्यादा लग रहा है ना, उसके जो रूल्स हैं। एक्सटर्नल शॉक अगर देखें, एक्सटर्नल शॉक में क्या होगा भैया? कोई युद्ध हो गया, है ना, कोई पैंडेमिक चीज हो गई, बहुत सारी चीजें जो है वो इस पे क्या करती हैं, इफेक्ट डालती हैं। कोविड के समय कई लोगों ने क्या किया भैया? खर्च कम कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उनके बिजनेस बंद हो गए, उनकी नौकरी चली गई, है ना, डिमांड गिर गई चीजों की। तो भैया क्या हुआ? इकोनॉमी रिसेशन में चली गई मेरे भाई, है ना। फिर धीरे धीरे क्या होगा? धीरे धीरे फिर से एक बार क्या होगा? फिर से मेला लगेगा, है ना, गुज्जर आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन साहब। अगर आपने पूरे वीडियो को फोकस के साथ कंप्लीट वॉच किया होगा तो उम्मीद करेंगे कि एक एक बात आपके माइंड में फिट हो गई होगी और हर टॉपिक के आप मास्टरमाइंड बन गए होंगे। देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग अगर आपका सब्जेक्ट है भाई साहब, तो इसका भी हमने एक मैराथन वीडियो बनाया था, जिसमें मात्र एक क्लास में संपूर्ण फाइनेंशियल अकाउंटिंग को हमने पूरा तोड़ के रख दिया था। पूरा रिवीजन हम इसमें कराएंगे, मात्र 1 घंटे में पूरे 75 नंबर पक्के होंगे। 100 नंबर का पेपर है तो भाई साहब 100 नंबर पक्के होंगे। एक वीडियो में पूरा पेपर पास कराने की मेरी गारंटी रहेगी। एमसीक्यू और लिखित दोनों के लिए हम इस वीडियोस को बनाया था मैंने, है ना। बिजनेस मैनेजमेंट सब्जेक्ट के लिए भी भाई हम मैराथन क्लास दे चुके हैं। बहुत तगड़ी मैराथन ये भी थी। 55 मिनट में पूरे 75 नंबर हमने पक्के कराए थे भाई साहब। एक एक घंटे की क्लास में जब हम पूरी चीजें कंप्लीट करा रहे तो क्यों परेशान हो रहे? एक क्लास देखो और नंबर ले जाओ भाई साहब। बैक लगने वाला सिस्टम खत्म हो गया। अगर अब भी आपकी बैक लग रही तो मुझे लगता है कि आप 1 नंबर के, है ना, आप समझ गए होंगे भाई साहब। इसीलिए बैक मत लगने दो, चीजों को कंप्लीट करो। सभी सब्जेक्ट की मैराथन क्लास हम आपको देते हैं, उसके लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं और सारी क्लासेस को हम बहुत बेहतरीन अंदाज में पढ़ाते हैं। यूनिट वाइज हमने चीजों को कंप्लीट किया है। एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, सबकी क्लास हम यूनिट वाइज हम आपको पढ़ा चुके हैं। एक क्लास में हमने 1 यूनिट कंप्लीट की थी। एक बार मैं कहता हूं प्लेलिस्ट आप जरूर विजिट करो, है ना, और चारों यूनिट को देख करके प्लस मैराथन को देख करके ही एग्जाम देने जाना। बिना इसके एग्जाम देने चले गए भाई साहब फिर मेरी गारंटी नहीं है ना। एक क्लास को देख के चले गए, सारे टॉपिक क्लियर, चारों इस यूनिट को देख लिया भाई साहब, रामबाण काम हो गया। और 4 यूनिट देखने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 से 1.5 घंटे में। चूंकि एक क्लास 20 से 25 मिनट की है तो 1 से 1.5 घंटे में चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। बताइएगा जरूर आपको क्लास लगी कैसी है। बाकी बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सबको हम पता, सब चीजें हम कंप्लीट करा चुके हैं और लिखित भी करा चुके हैं और एमसीक्यू भी करा चुके हैं। सब फॉर्मेट में हम चीजें कंप्लीट करा चुके हैं। तो एक बार भाई साहब प्लेलिस्ट में कहता हूं जरूर विजिट कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर अपने नोट्स आप खुद बना सकते हैं।
बताइएगा जरूर, क्या सच में पूरे यूट्यूब पर सबसे दमदार क्लास थी या नहीं थी, है ना। एक बार कमेंट में लिख जरूर देना, कसम से छाती में ठंडक पड़ जाएगी मेरे भाई। उन दोस्तों को भेज देना जो परेशान हो रहे होंगे, है ना। अगर आप किसी की मदद करेंगे ना दोस्त की, तो ईश्वर आपकी मदद करेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव।